नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, राष्ट्रपति कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के सबसे सर्वोच्च पद है और भारत का सबसे प्रतिष्ठित संवैधानिक प्रतिष्ठा वाला पद है। इस वजह से भारतीय राजनीति में, भारतीय शासन में राष्ट्रपति का पद सबसे प्रतिष्ठित और सबसे उच्च माना गया है। भारत के राष्ट्रपति भारत के गणराज्य कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक होता है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वह देश के प्रथम नागरिक हैं। भारतीय राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना आवश्यक है। सिद्धांततः राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्तियां होती हैं, पर कुछ अपराधों के अलावा राष्ट्रपति के पद में निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद जो होती है वो उसका उपयोग करती है। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार पद पर रह सकते हैं, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हुए, जो लगातार 2 बार इस पद के लिए निर्वाचित हुए हैं, और उसके बाद जितने लोग हुए हैं वो सभी एक बार चुने गए हैं। अभी तक 15 राष्ट्रपति जो है इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को बीच में हटाया भी जा सकता है, लेकिन ऐसी कहीं कोई जरूरत या ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई जिससे भारतीय राष्ट्रपति को हटाना पड़ा हो। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वीं राष्ट्रपति हुई जो इस पद को सुशोभित किया। उन्होंने 25 जुलाई 2007 को पदभार की शपथ ली थी। अभी वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है। वो आदिवासी समाज से आती है और महिला सबसे पिछड़े क्षेत्र से आती हैं। उड़ीसा में वो पहले उड़ीसा विधानसभा के लिए विधायक भी निर्वाचित हुई थी और उसके बाद वो इस समय वर्तमान में राष्ट्रपति है। भारत में जो राष्ट्रपति का इतिहास है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और उसके पहले भारत की जो शासन व्यवस्था थी अंग्रेजों की, उसमें गवर्नर जनरल होते थे जो देश का संचालन करते थे, शासन सत्ता चलाते थे अंग्रेजों के लिए। भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल हुए हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। पहले गवर्नर जनरल बने थे। जल्दी उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को यहाँ पर सौंप दिया, जो भारत के इकलौते भारतीय मूल के गवर्नर जनरल बने। इसी बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान सभा का गठन हुआ और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से संविधान को स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950-30 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की आवाज दी थी। इसीलिए 26 जनवरी के दिन ही संविधान को लागू किया गया था। जब संविधान लागू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति का पद संभाला, तो उसी समय गवर्नर जनरल और राजा का पद एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रस्थापित
स्थापित हो गया। इस कदम से भारत की एक राष्ट्रमंडल राज्य की स्थिति समाप्त हो गया, लेकिन यह गणतंत्र राष्ट्रों में के राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा, क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तर्क दिया कि यदि कोई भी राष्ट्र ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्रमंडल के प्रधान के रूप में स्वीकार करे, पर आवश्यक नहीं कि वह ब्रिटिश सम्राट को अपने राष्ट्रप्रधान की मान्यता दे, उसे राष्ट्रमंडल रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय था, जिसने 20वीं सदी में बहुत सारे नौ स्वतंत्र राष्ट्रों जो गणराज्य बने, वो कई अन्य पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों का राष्ट्रमंडल रहने के लिए एक मिसाल स्थापित किया। राष्ट्रपति का चुनाव और नियुक्ति। राष्ट्रपति के चुनाव और नियुक्ति की प्रक्रिया को समझना भी आप सभी के लिए बहुत आवश्यक है। यह एक चुनावी प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसी होती है। योग्यता। राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता एबिलिटी के रूप में किसी व्यक्ति को सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और लॉ द्वारा, संविधान द्वारा दी हुई अन्य सभी योग्यताओं को पूरा करता हो। चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और सभी विधानमंडल दल के सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य होते हैं। नामांकन। इस पद के लिए उम्मीदवारों को संसद या राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा नामित किया जाता है और यह व्यक्ति खुद अपने को भी वो नामांकित कर सकता है। मतदान एक या गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है, जहां निर्वाचक मंडल के सदस्य अपना वोट डालते हैं। प्रत्येक सदस्य के पास उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली जनसंख्या के आधार पर उसके वोट की वैल्यू संख्या निर्धारित होती है। वोटों की गिनती की जाती है और जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। जब चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो किसी उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन आधिकारिक तौर पर जनता को चुनाव के परिणाम के बारे में बताता है। उसके बाद राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराई जा देती है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ ओथ दिलवाते हैं और उसके बाद वो अपना आधिकारिक पद ग्रहण करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा 2 कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं कि एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज भी कहा जाता है, करता है। संविधान के अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन है, यानी जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं करती, बल्कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उसका चुनाव करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों के विधानसभाओं एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो राज्यसभा सांसद होते हैं वो उसमें वोट नहीं डालते हैं। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में मत का प्रयोग नहीं कर सकते। ध्यान देने वाली बात है कि भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद सदस्य और राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें वोट नहीं डालते। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में एक विशेष तरीके से वोटिंग होती है, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं। सिंगल वोट यानी मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन वह कई उम्मीदवारों को अपना प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। मतलब एक बैलेट पेपर है, उसमें अगर 2 उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार हैं, तो सदस्य अपने पसंद के हिसाब से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इस तरह वोट देता है। और उसके बाद जब गिनती होती है तो पहले उस सदस्य को विजेता घोषित किया जाएगा, वो जो सबसे ज्यादा पहली पसंद का वोट होगा। अगर वो उसको पूरा नहीं करता है तो फिर उसके बाद किसी दूसरे सदस्य जो उसका दूसरा नंबर होगा वो वोट गिना जाएगा और उसके बाद फिर उसको नंबर 1 में परिवर्तित किया जाएगा और उसके बाद जिसका वोट ज्यादा होगा वो पाएगा। तो ये इस तरह होता है। अगर पहली पसंद का वोट कम है या बराबर हो रहा है तो फिर दूसरी पसंद का वोट गिना जाएगा और वो सारे उम्मीदवारों के साथ सेम
वैसे ही होता है, और उसमें जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वही। यदि पति पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सका तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए उसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। उल्लेखनीय यदि वोट डालने वाले सांसद और विधायकों के मतों की प्रयोजन भी अलग अलग होती है, इसे वेटेज भी कहा जाता है। दो राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। ये इसलिए होता है कि किसी राज्य की जनसंख्या ज्यादा है या कोई विधायक अपने क्षेत्र से ज्यादा वहाँ की जनसंख्या, जैसे यूपी में है एक विधानसभा की जनसंख्या लगभग 3 लाख 4 लाख होती है, जैसे गोवा है वहाँ की जनसंख्या 50,000 है, तो वो वेटेज बढ़ जाता है। अगर यूपी के जो विधायक होंगे उनका वेटेज ज़्यादा होगा, गोवा के विधायकों का वेटेज कम होगा, तो ये भी होता है। राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। यह वेटेज जिस तरह तय किया जाता है उसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहा जाता है। राष्ट्र, ये तो चुनावी प्रक्रिया हो गई राष्ट्रपति की। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश को हटाना हो तो उसमें उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, और यह संसद में महाभियोजन एक विधायी संबंधित कार्यवाही है, जबकि पद से हटाना एक कार्यपालिका संबंधित कार्यवाही है। महाभियोजन एक कड़ाई से पालित किया जाने वाला औपचारिक कृत्य है जो संविधान का उल्लंघन करने पर ही होता है। यह उल्लंघन एक राजनीतिक कृत्य है जिसका निर्धारण संसद करती है। वह तभी पद से हटेगा जब उसे संसद में प्रस्तुत किसी ऐसे प्रस्ताव से हटाया जाए जिसे प्रस्तुत करते समय 1/4 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। प्रस्ताव पारित करने के लिए उसे पूर्व उसको 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 भाग से बहुमत से पारित करना चाहिए, मतलब 2/3 बहुमत जो होता है। उसके बाद फिर दूसरे सदन में इस प्रस्ताव को जांच के लिए रखा जाएगा। वहां राष्ट्रपति खुद समक्ष हाजिर होकर अपनी बात कह सकता है या अपने वकील के माध्यम से अपनी बात कह सकता है, और दूसरा सदन में उसे 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से पास कर देगा। दूसरे सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने के दिन से राष्ट्रपति पद से हट जाएगा। तो ये उसकी हटाने की प्रक्रिया है, लेकिन भारत में ऐसी कभी कोई सिचुएशन ऐसा कभी नहीं आया जिससे राष्ट्रपति को हटाया गया। राष्ट्रपति की शक्तियां 26 जनवरी 1950 को संविधान के अस्तित्व में आने के साथ ही देश में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में नई यात्रा शुरू की। परिभाषा के अनुसार गणराज्य रिपब्लिक का आशय होता है कि राष्ट्र का मुखिया निर्वाचित होगा जिसको राष्ट्रपति कहा जाएगा। राष्ट्रीय शक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 54 संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। वह इसको उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं अपने निर्देश अधिकारियों के माध्यम से करेगा। उसकी अपनी सीमाएं हैं। अनुच्छेद 72 द्वारा प्राप्त क्षमादान की शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए किसी व्यक्ति को दंड में क्षमा, निलंबन, लघुकरण और परिहार कर सकता है। मृत्यु दंड पाए अपराधी की सजा का भी फैसला बदलने का उसको अधिकार है। अनुच्छेद 80 के तहत शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले 12 व्यक्तियों को वो राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण पर सतत विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 360 के तहत भारत उसके अन्य राज्य क्षेत्र में किसी भाग में वित्तीय संकट की दशा में वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी करता है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, मुख्य न्यायाधीश हो गए, राज्य न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, चुनाव आयुक्त, इन सब की भी नियुक्तियां वही करता है। और तीनों सशस्त्र सेनाओं के जो सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के बाद बहुत सारे आवश्यक कार्य एवं शक्तियां होती हैं, उन सभी को जानते हैं। राज्य के प्रमुख, राष्ट्रपति देश के औपचारिक रूप से राष्ट्र का प्रमुख होता है। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और एकता और अखंडता के रूप में कार्य करते हैं। कार्यकारी शक्तियां, उनके पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार सुचारू रूप से कार्य करे। यह चुनाव परिणामों और सिफारिशों के आधार पर प्रधानमंत्री और मंत्रियों को नियुक्त करता है। इसको विस्तृत रूप से देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यह आम चुनाव,
एक बार लोकसभा का चुनाव जो आम चुनाव हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिल गया है या किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल गया है, तो राष्ट्रपति उसके नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और प्रधानमंत्री शपथ दिला के प्रधानमंत्री की और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। अगर किसी भी दल या किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक पर या सबसे बड़े दल के नेता को वो बुलाकर प्रधानमंत्री नियुक्ति कर सकता है। मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह पर सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के रूप में सेवा करने की सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति उनकी नियुक्तियों को मंजूरी देते हैं। संसद को बुलाना और सत्र आह्वान करना, उनके पास संसद के सत्र को बुलाने और समाप्त करने का अधिकार है। ये प्रत्येक सत्र की शुरुआत की मांग कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो सेशन को समाप्ति भी कर सकते हैं। और राष्ट्रपति लोकसभा में संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। जब पहला सत्र साल का पहला सत्र होता है तो राष्ट्रपति उसको संबोधित करते हैं। लोकसभा को भंग करना, कुछ परिस्थितियों में जब सरकार की ठीक से काम नहीं कर पाती तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं और नए चुनाव कराने की घोषणा कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करें, बहुत ही आवश्यक होने पर स्थिति में जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी विषय पे तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर अध्यादेश जारी करते हैं। वो भी उसी कानून की तरह काम करेगा और उसको अगले 6 महीने के बाद उसको संसद द्वारा पारित किया जाएगा। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों में राष्ट्रपति भारत के राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य स्तर पर राष्ट्रपति के और केंद्र के सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। विधायी शक्तियां, इनके पास कई अन्य महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्त करना, न्यायाधीश को हटाना और पदक, सम्मान और पुरस्कार देना। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, विधेयकों पर स्वीकृत, उनके पास संसद में पास हुए विधेयकों को स्वीकृत करने की शक्ति होती है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वो कानून बन जाता है। विधेयकों की वापसी, यदि राष्ट्रपति अपनी सहमत किसी भी प्रस्तुत विधेयक बिल से संतुष्ट नहीं है तो वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर सकता है। सहमत रोकना, अगर कोई बिल संसद में पास हो गया है और राष्ट्रपति उससे सहमत नहीं है तो उसको वो रोक सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति रोकने की शक्ति कुछ संवैधानिक प्रावधानों में ही है। वीटो पावर, उसके बाद संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति वापस लेने की शक्ति है। इसे पॉकेट वीटो के रूप में जाना जाता है। यह बिल को कानून बनाने से प्रभावी रूप से रोक सकता है। राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं, जैसे क्षमा करना। राष्ट्रपति के पास कुछ क्राइम के लिए दोषी गिल्टी ठहराए गए व्यक्तियों को क्षमा, दमन, राहत या दंड की छूट देने का अधिकार है। वह इस शक्ति का प्रयोग कुछ असाधारण मामलों में किया जाता है। सजा को बदलना, या किसी व्यक्ति को बहुत ही गंभीर सजा दी गई है तो राष्ट्रपति उस सजा में बदलाव कर सकता है। अगर किसी को मृत्युदंड मिला है तो राष्ट्रपति उसको उम्र कैद में बदल सकता है, सजा में कमी कर सकता है, सजा की अवधि को कम कर सकता है। अगर किसी को 5 साल की सजा मिली है तो उसको 3 साल कर सकता है। इसके द्वारा किसी भी सजा को देने में देरी की जा सकती है ऐसी स्थिति में जहां आगे की जांच एवं कानूनी कार्यवाही चल रही हो। जैसे किसी भी इसको फांसी की सजा होने वाली हो लेकिन उसके लिए कोई और कार्यवाही चल रही है तो उसके द्वारा सजा में देरी की जा सकती है। राष्ट्रपति के पास न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने या अदालती फैसलों को बदलने का अधिकार नहीं है, परंतु ये केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दया राहत देने के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां देश में आए हुए संकट के समय दिए गए विशेष अधिकार के बारे में बताती है। आसान भाषा में इन शक्तियों का इस्तेमाल देश में शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखने के लिए किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, यदि किसी युद्ध के कारण या किसी दूसरे देश के हमला करने के कारण या सशस्त्र विद्रोह के कारण दूसरे देश पर खतरा आता है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है, जिसमें राज्यों के शासन को संभालने, कुछ मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स को निलंबित करने की शक्ति भी शामिल है। राज्य आपातकाल, यदि भारत के किसी राज्य में कानून व्यवस्था सही से नहीं चल रही है और उस राज्य सरकार सही से काम नहीं कर रही है, शासन ठीक से नहीं संभाल पा रही है, तो राष्ट्रपति राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, जिसके दौरान वे उस राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकते हैं।
वित्तीय आपातकाल देश की आर्थिक स्थिरता को खतरे में डालने वाले या गंभीर वित्तीय फाइनेंशियल क्राइसिस आने पर उसके द्वारा वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है, जिसमें राष्ट्रपति को देश के वित्त पर नियंत्रण एवं मुश्किल परिस्थितियों को संभालने का अधिकार है। मंत्रिपरिषद में भारत के राष्ट्रपति की भूमिका। भारत में मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कुछ प्रमुख भूमिकाएं हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, चुनाव के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उस राजनीतिक दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री का नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत लेकर आता है। मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्त करता है। जिसको प्रधानमंत्री जिसके नाम की सिफारिश करेगा उसी को राष्ट्रपति मंत्री बनाएगा। मंत्रियों के बर्खास्त की, अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि कोई मंत्री सही ढंग से काम नहीं कर रहा है या उसकी मनमानी कर रहा है या कुछ गलत आचरण कर रहा है तो प्रधानमंत्री उस मंत्री को हटाने की सिफारिश करेगा और राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। मंत्रिपरिषद की बर्खास्ती, यदि किसी परिस्थिति में सरकार लोकसभा में अपना बहुमत मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाती तो राष्ट्रपति पूरी मंत्रिपरिषद को भी बर्खास्त कर सकती है। इस प्रकार का कार्य लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद किया जाता है। विधेयकों को स्वीकृत, संसद पार्लियामेंट के द्वारा स्वीकृत विधेयकों या पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए या राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर विचार करने के बाद किसी भी विधेयक को अपनी सहमति दे सकता है, इस पर रोक भी लगा सकता है और अगर राष्ट्रपति इसने किसी विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया तो वो तब से कानून माना जाएगा। इसके पास पुनर्विचार करने के लिए विधेयक वापस करने की शक्ति होती है, जिसे वीटो पावर के रूप में भी जाना जाता है। न्यायाधीश की नियुक्ति, राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी नियुक्ति करता है। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका। हमारे देश में जो सेना है, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, इसका सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। वही तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करता है और जो CDS होते हैं, जो डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं CDS, उनकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। रक्षा नीति, देश की सुरक्षा के लिए और सभी सैन्य तैयारियों के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा उनको नियमित जानकारी प्राप्त होती रहती है। सैन्य सम्मान, राष्ट्र के पास सशस्त्र बलों के जवानों को अधिकारियों के लिए वीरता और बहादुरी के कार्यों के लिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र जैसे सैन्य सम्मान और पुरस्कार दिए जाते हैं। उसके अलावा सिविल सोसाइटी या जो जनता के समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे पद्मभूषण, पद्मश्री, पद्मश्री और भारत रत्न, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिए जाते हैं। अनुच्छेद 75 के मुताबिक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती। चुनाव में किसी दल या गठबंधन को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति अपने विवेक पर इसका इस्तेमाल करते हुए सरकार बनाने के लिए लोगों को आमंत्रित करता है। ऐसे मगर उसकी भूमिका निर्णायक हो जाती है। तो ये सारे कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति की पद की बहुत प्रतिष्ठा है और अभी तक राष्ट्रपति के रूप में 15 लोगों ने इस पद को सुशोभित किया है। 2 बार महिलाओं ने किया है। पहली बार 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और अभी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही हैं। राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, R.K. नारायण, APJ अब्दुल कलाम, ये सभी लोग रहे हैं। रामनाथ कोविंद, जाकिर हुसैन, ये सब बहुत सारे लोग रहे हैं जो राष्ट्रपति पद के सुशोभित किया है। राष्ट्रपति हमारी संविधान में उसको बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों का सही रूप से जो
भोग करता है, उपयोग करता है, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा संसद में संसद का नेता होता है और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होती है। तो उसका जो भी राष्ट्रपति का अधिकार है वो सारी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही काम किया जाता है। लेकिन फिर भी भारत के राष्ट्रपति की भूमिका शासन में, भारतीय शासन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसके परामर्श, उसके सलाह मंत्रियों के सरकार चलाने में प्रधानमंत्री लेता रहता है, उसको सरकार के संचालन के बारे में जानकारी देते रहते हैं। अगर भारतीय राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ मिली हुई है, अगर उसको पूर्ण रूप से वो शक्तियाँ क्रियान्वित करने को मिल जाए तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति से भी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर संसद के द्वारा बनाए हुए कानूनों के द्वारा देश संचालन करता है, तो इस तरह राष्ट्रपति की शक्तियाँ थोड़ा सा सीमित हो जाती हैं। वो एक तरह से देखने में जो है बहुत पावरफुल होता है, लेकिन एक्चुअल में जो है उसकी शक्तियाँ बहुत सीमित होती हैं। वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जो अपने मन से करे, जिसमें मंत्रिपरिषद की सहमति ना हो। तो ये था राष्ट्रपति के बारे में, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, वो काम कैसे करता है, उसको शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में आगे और किसी बारे में और किसी विषय में जानेंगे वीडियो में। ये मेरा यूट्यूब चैनल है वेदांता जीएस अकेडमी। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोगों के पास पहुँचे। इसका डिस्क्रिप्शन लिंक, जो लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी इसका PDF देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।